नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम अन्वेश प्रताप सिंह है और आप सभी का तक्षशिला डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक ऐसे मुद्दे के लिए जिसने पूरे इंडिया और डिप्लोमेटिक चैनल्स पे एक नजर गड़ा के रखी है, फिलिस्तीन और इजराइल का इशू। हालांकि फिलिस्तीन और इजराइल का इशू में बहुत सारे डिस्कशन हो चुके हैं ऑलरेडी कि इजराइल कैसे फिलिस्तीन का एनेक्सेशन हुआ, कैसे इजरायलीज वहां पे गए, तो उस पर आज हम बात नहीं करेंगे। आज हम थोड़ा डिफरेंट वे पे मूव करने वाले हैं। फिलिस्तीन और यूएन के मतलब फिलिस्तीन और यूएन का क्या संबंध रहा है, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। अभी आपके सामने हाल ही खबर थी कि नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड जैसी कंट्रीज ने फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज किया था, जिसके बाद में इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू काफी क्रोधित हो गए थे। एंड उसके बाद में 1 to 1 कई नेशन आने लगे। अब कह रहे हैं कि इटली भी जो कि फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करेगा। तो इस पूरे मुद्दे की हर एक जड़ तक जाएंगे और यूएन में कैसे फिलिस्तीन आया, जिसके पास में आज इतना बड़ा संकट है। तो आइए 1 to 1 कवर करते हैं। ये पीछे हमारे बेंजामिन नेतन्याहू और ये तीनों कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने एक्सेप्ट किया था फिलिस्तीन को एज अ कंट्री। आगे मूव करें और बताएंगे कि इंडिया ने कब एक्सेप्ट किया था फिलिस्तीन को एज अ कंट्री। चलिए, सबसे पहली बात है कि फिलिस्तीन को जब एक स्टेटहुड कब दिया गया, तो एक कन्वेंशन था 1933 में जिसका नाम था मोंटेविडियो कन्वेंशन, जो कि यूएन में लाया गया था। इसके हिसाब से था कि फिलिस्तीन को एक टेरिटरी के रूप में माना जाएगा और कंट्री उसको एक्सेप्ट करेंगी। इस कन्वेंशन के बाद में धीमे धीमे कंट्रीज ग्रेजुअली बढ़ने लगी और फिलिस्तीन को रिकॉग्निशन दिया गया। 1988 के अराउंड इंडिया ने भी फिलिस्तीन को एक कंट्री माना और रिकॉग्निशन दिया। हमने इजराइल को बाद में माना था कि वो एक स्टेट है, एक कंट्री है, बिफोर फिलिस्तीन। और इंडिया का जो रिलेशन है विद फिलिस्तीन एंड इजराइल दोनों साथ में बहुत अच्छा है। इंडिया लगातार विद मेडिटेरियन सी एंड जो भी चैनल बन सकता है, इंडिया हमेशा एड पहुंचा रहा है फिलिस्तीन में। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि एक जो लॉन्ग स्टैंडिंग इशू चल रहा है इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग में, आज के समय में कुछ कंट्रीज के जो बॉर्डर इश्यूज हैं बहुत ज्यादा है। एक पहली बात तो जो इंडिया का बॉर्डर इशू है विद चाइना एंड पाकिस्तान, एंड दूसरा जो बड़ा इशू है वो इजराइल का है विद फिलिस्तीन। दोनों के अपने अपने अलग अलग सोल्यूशन है। ये नहीं कह सकते कि दोनों के सोल्यूशन एक होगा। हर कंट्री की डिमांड अलग अलग है और उस डिमांड के साथ में कन्वेंशन बनाए जाते हैं और प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है। तो 1933 के जब मोंटेविडियो कन्वेंशन था जिसमें बात की गई कि फिलिस्तीन को एक कंट्री बनाएंगे। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके लिए अपने ये है कि किसी भी कंट्री को कंट्री कब कह सकते हैं या स्टेटहुड कब मिलेगा ताकि वो यूएन में बैठ सके। तो सबसे पहला पॉइंट जो है परमानेंट पॉपुलेशन, मतलब किसी भी टेरिटरी को डिफाइन करने में, किसी भी कंट्री को जगह डिफाइन करने में उसकी एक पॉपुलेशन होती है। जैसे हमारे यहाँ भी सेंसस होता है, अभी तक दोबारा सेंसस नहीं हुआ 2011 के बाद में, बट फिर भी सेंसस होता है जिससे पता लगता है कि इस एरिया में इतनी टेरिटरीज के लोग हैं, इस कल्चर के लोग हैं। ठीक है, तो वो एक होना बहुत जरूरी है। फिर दूसरा क्या है, एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए। उस टेरिटरी में ये होता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में, मान लीजिए लखनऊ के अंदर है कि कितने लोग हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है 24 करोड़, तो अब हमें पता है कि उत्तर प्रदेश की एक सीमा है, उस सीमा के अंदर इतने लोग रहते हैं। मतलब पहले क्या जो क्राइटेरिया फिक्स हुआ, पहले परमानेंट पॉपुलेशन फिक्स होगी, दूसरा क्या होगी, उनकी डिफाइंड टेरिटरी होगी। फिर तीसरा क्या था कि जाहिर सी बात है कि जैसे हम देखें कि उत्तर प्रदेश में भी स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक, सो एज पर कि जो हमारी गवर्नमेंट होगी, जो आपके एक स्टेट को रन करने के लिए चाहिए, जिसमें आपके फाइनेंस चाहिए, जिसमें आपके डिफेंस चाहिए, जिसमें आपके होम मिनिस्ट्री चाहिए, तो ऐसे करके एक लंबी लिस्ट होती है, तो वो गवर्नमेंट भी चाहिए। फिर चौथा क्या आ जाता है कि कैपेसिटी किसी दूसरे देश के साथ में रिलेशन पे ये बढ़ सके। मीन्स अगर आपको कहीं भी एक चैनल बनाना है, जनरली आप कभी भी देखेंगे तो हर एक राज्य में एक भवन होता है जिसका नाम जैसे कर्नाटका भवन, उत्तर प्रदेश भवन, उत्तराखंड भवन। आप दिल्ली जाइए, दिल्ली में आपको ऐसे भवन देखने को मिलेंगे। तो मेरा इससे छोटा सा एग्जाम्पल ये था कि इन सभी से क्या होता है कि आपके जो अलग अलग स्टेट हैं, आप एक जगह बैठ के अपने कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेम ऐसे हर कंट्री के पास में क्या होते हैं, एक राजदूत होते हैं जिन्हें कहते हैं डिप्लोमेट्स। उन डिप्लोमेट्स की फॉरेन पोस्टिंग होती है जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं एक इंटरनेशनल लेवल पे। तो उस कंट्री के पास में क्या होना चाहिए, चार चीज, परमानेंट पॉपुलेशन, डिफाइंड टेरिटरीज, गवर्नमेंट एंड कैपेसिटी टू इंटर फॉर रिलेशंस। ठीक, और इंडिया में फिलिस्तीन के भी एम्बेसीज ओपन हुई थी। आगे बढ़ते हैं। फिर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन क्या है फिलिस्तीन का। अभी जैसे बताया कि जैसे नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने इन्होंने रिकॉग्निशन दी, उसके बाद में क्या हुआ कि 2022 तक में कुल मिला के 143 कंट्रीज ने, कितने से 193 में से कुल मिला के 143 कंट्रीज ने रिकॉग्निशन दी है फिलिस्तीन को एज अ कंट्री। ठीक है, अब जिसमें मोस्टली जो है
एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका से कंट्रीज हैं जो कि इन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं फिलिस्तीन को एज अ कंट्री, और इंडिया ने 1988 के अराउंड ही फिलिस्तीन को एज अ कंट्री एक्सेप्ट कर लिया था। हमने तकरीबन 1990 के अराउंड हमने इजराइल को एज अ कंट्री एक्सेप्ट किया था। और एक सबसे बड़ा गेम है जिसमें यूएस का आता है। यूएस तो बात तो कर रहा है कि मीडिएट कराना चाहते हैं, टॉक कराना चाहते हैं, पीस टॉक होनी चाहिए, एक वॉर नहीं होनी चाहिए, हालांकि वो वेपन भी दे रहे हैं, बट स्टिल यूएस ने अभी तक फिलिस्तीन को एज अ कंट्री नहीं बात मानी है। चलिए अब आती मुद्दा जो हमारे तमिल का था, जो डिस्कशन का मुद्दा था कि रोड टू यूएन, मतलब फिलिस्तीन यूएन तक कैसे आया। तो सबसे बड़ी बात है, पहला पॉइंट आपके सामने था कि रिकमेंडेशन जो होगी आपकी यूएनएससी द्वारा होगी। तो सबसे पहला क्या है कि जो कैंडिडेचर है यूएन काउंसिल में, जो आपके P5 मेंबर हैं और 9 जो कंट्रीज होती हैं जो कि एक टेम्परेरी बेसिस पे होती हैं 2 साल के लिए, वो 9 कंट्रीज प्लस जो आपकी P5 कंट्रीज हैं वो आपको जब अलाउ करेंगी तभी आप जाके आपको यूएनएससी में सीट मिलती है। फिर दूसरा क्या है, एडमिशन होगा बाय द यूएनजीए। जब आपकी वंस आपको एक बार जब यूएनएससी परमिशन देगा तो जो जनरल असेंबली है वो आपको अप्रूव करेगी बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द वोट। जो यूएन में जितने लोग होंगे उनके 2/3 मेजोरिटी ऑफ द वोट से आपकी असेंबली में, मतलब यूएन नेशन में आपको एंट्री मिल सकती है। इसके बाद में जब क्या हुआ कि फिलिस्तीन जब मेंबर बन गया तो 2012 के नियर अबाउट इन्हें नॉन ऑब्जर्वर से हटा के ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया। अब फिर इन्हें मिली परमानेंट सीट बैठने के लिए। वो परमानेंट P5 वाले की बात नहीं कर रहे, मतलब अब ये भी एज अ कंट्री फिलिस्तीन बैठ सकती है यूएन में, इनको फाइनली एडमिशन मिला। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए स्टेटस ऑफ फिलिस्तीन अब क्या है आज के समय में। ये नॉन मेंबर ऑब्जर्वर है, ठीक है, कि ये वहां पे बैठ सकते हैं, डिप्लोमेटिक चैनल को एंजॉय कर सकते हैं, बट किसी भी मेन वोटिंग में ज्यादा ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। फिर इनके बाद में क्या है कि ऑनगोइंग चैलेंज है इनके, जो इनका एक लिमिटेड स्टेटस होने के कारण जो फिलिस्तीन और इजराइल के इश्यूज चल रहे हैं, इस चैलेंजेस के कारण फिलिस्तीन अपनी जो फुल मेंबरशिप चाहते हैं अभी उनको वो नहीं मिल पाई, और स्टेटहुड जो रिकॉग्निशन है वो पूरी तरीके से इनको नहीं मिल चुका है। एस्पिरेशन फॉर सोवरेनिटी, देखिए हर कंट्री के जो भी सिटीजन होगा उसकी एस्पिरेशन होगी कि वो सिर उठा के जी सके। आप देख रहे होंगे कि अभी जो अफ्रीकन कंटिनेंट है वहां पे कितना ज्यादा एक कू चल रहा है, मिलिट्री कू चल रहा है। और यहाँ पे कभी हुआ है कि जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर थे सर्गेई लावरोव, वो भी वहां पे गए हुए थे बात करने के लिए अफ्रीकन नेशन से कि हम आपके सपोर्ट में हैं। तो आप देख रहे हो कि हर एक नेशन अपनी सोवरेनिटी के लिए बात करता है और लड़ाई करता है। सेम ऐसे भी है जैसे जब इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुई तो हम लोग अपनी सोवरेनिटी के लिए लड़ रहे थे। हर कंट्री में हर जो इज्जतदार लोग होते हैं वो अपनी सोवरेनिटी के लिए लड़ते ही लड़ते हैं। और ये एक हमेशा से प्रोटोकॉल देखा गया है कि जब भी कोई डिमांड होगी तो थोड़ी बहुत बहस होगी, झड़प होगी, कुछ तो होना है अगर आपको अपनी वजूद दिखाना है तो। सेम ऐसे इसी केस में हो रहा है फिलिस्तीन के केस में। बट यहाँ पे क्या है कि इतना कंटेंसिव इशू हो चुका है कि जिसमें इजराइल भी है, फिलिस्तीन भी, दोनों को स्टेट चाहिए। बट अभी आप देख रहे हो कि हमास का इंकर्जन हुआ, फिर बाद में इजराइल ने अटैक किया। तो ये जो बहुत बड़ी क्लियर पिक्चर चल रही उसमें यही है कि इशू बना हुआ लेकिन डिस्कशन अभी किसी ने भी ढंग से नहीं किया है। अब आपको दिमाग में एक डाउट आएगा कि क्या कोई और नेशन है जिसको ऑब्जर्वर की सीट मिली हुई है। जी बिल्कुल एक ऐसी बात है कि एक होली सी नाम से एक जगह है जिनको सिमिलरली टू फिलिस्तीन इनको भी एक जुरिडिक्शन है कैथोलिक चर्च का, ये भी परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट है यूएन मेंबर में, ठीक है। डिप्लोमेटिक प्रेजेंस की क्या है कि डिस्पाइट द लिमिटेड स्टेटस ऑफ अ होली सी इन्हें डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन मिलती है यूएन में। अब इनके पास में यूनिक लीगल स्टेटस है जो होली सी की पोजीशन एज अ परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट में। ये बात इनकी मानी जाती है कि जो नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, डिप्लोमेसी है, जहां पे इनकी रीच है पूरी कंट्री की, जैसे कैथोलिक चर्च की जहां तक रीच है वहां तक इनका एक अच्छा सा प्रेजेंस मानी जाती है। अगर इनका हम कंपैरिजन करें, जाहिर सी बात है कि फिलिस्तीन का और होली सी का क्या कंपैरिजन निकल के आता है, तो आप दोनों जानिएगा कि इनके पास में क्या है कि फिलिस्तीन और होली सी जो है ये हाईलाइटेड तो है कि इनके पास में परमानेंट ऑब्जर्वर की सीट है, बट इनके पास में ये भी एक मसला है कि जैसे फिलिस्तीन के पास में एक स्टेटहुड की डिमांड है, ठीक है। फिलिस्तीन के पास में इशू चल रहा है कि उन्हें जगह चाहिए। फिलिस्तीन हालांकि वो कंट्री है जो कि इस्लामिक बेस पे, बट वो अभी कोई रिप्रेजेंटेशन ऐसे इस्लामिक बेस पे नहीं चाहते, वो एज ए कंट्री चाहते हैं।
जो होली सी का रिप्रेजेंटेशन है वो किस पे, वो कैथोलिक चर्च पे। इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। ठीक, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलिए, अब आगे का क्वेश्चन आपके सामने ये होगा कि इस क्वेश्चन का हमने डिस्कशन किया हुआ है कि कौन सी कंट्री है जो अभी तक फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज नहीं करती। कंट्री का नाम है नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड और द यूएसए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। फिर से क्विक वीडियो को, इस पूरी वीडियो को रिकैप करते हैं। बात यही है कि दो स्टेट हैं जिनको एक परमानेंट ऑब्जर्वर है, होली सी और फिलिस्तीन। फिलिस्तीन एक एज अ कंट्री चाहता है और जो होली सी है वो एज अ कैथोलिक चर्च के तरीके से काम कर रहा है। दोनों की एक अलग अलग जुरिडिक्शन है, उसके जुरिडिक्शन में चाहते हैं काम करना। बट अब ये बात देखनी कि क्या ये वोट कब तक रुकेगी, क्या जो यूएसए का स्टांस है क्या वो क्लियर होता है, क्या हमास रुकेगा, क्या जो ये हुतीज अटैक्स हो रहे हैं वो रुकेंगे। मतलब इसमें सिर्फ वोट आ रहा है, लेकिन कब आ रहा है ये इसका भी कोई सोल्यूशन निकल के सामने नहीं आया। आशा करते हैं कि इस वीडियो में आप समझ पाए होंगे कि एक यूएन में जब भी कोई कंट्री अपना रिकॉग्निशन चाहती, अपना स्टेट एडमिशन चाहती, उसको कैसे एडमिशन मिलेगा, प्लस किसी कंट्री को ऑब्जर्वर स्टेट है उसका क्या रोल हो सकता है, मतलब उसे डिप्लोमेटिक वोट नहीं कर पाएंगे, वो एंजॉय कर सकते हैं सारी प्रोसीडिंग्स को। आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट शंका होगी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, आंसर जो है पूरी वीडियो में ही है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।